सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज डॉक्टर गुप्ता में आपका एक बार पुनः स्वागत है। अभी हाल ही में इंश्योरेंस कंपनीज और अस्पतालों के बीच में कैशलेस उपचार को लेकर कुछ विवाद हुए। इन विवादों के कारण कैशलेस उपचार पर चर्चा आरंभ हुई है। तो आज हम कैशलेस उपचार को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। हमारा आज का विमर्श हमें शायद ये समझने में भी मदद करे कि आखिर क्यों बड़े बड़े ऐसे अस्पतालों की चेन है जिनकी खुद की इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं। ये जो आप देख रहे हैं यह एक बड़े पत्रकार का ट्विटर पोस्ट है। अब यदि ये इतने बड़े पत्रकार इतने परेशान हैं तो आप सोच सकते हैं कि एक आम नागरिक का क्या हाल होता होगा। उन्होंने बहुत भारी भरकम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी और उनका 10,000 रुपये का पेमेंट देने से मना कर दिया गया। हालांकि जब ये बात सोशल मीडिया पर उठाई गई तो ये भुगतान कर दिया गया, लेकिन सब लोग शायद हमेशा इतने सौभाग्यशाली नहीं होते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में इंश्योरेंस कंपनीज ने कैशलेस और रिम्बर्स करके जो मरीजों को उपचार का भुगतान किया है उसकी जो औसत राशि है वो 81,000 रुपया है। इससे पिछले साल यह 71,000 रुपये थी और 2 वित्त वर्ष पहले यह अमाउंट, यह जो रकम थी, ये मात्र 31,000 रुपया थी। साल में किया जाने वाला एवरेज इंश्योरेंस पॉलिसी से भुगतान, और लोग 15 लाख 20 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो एक साल में 2 लाख 3 लाख रुपया इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं। यदि मैं आपको ये कहूं कि जब आप भर्ती होंगे उस समय इंश्योरेंस कंपनी जो आपको अमाउंट अस्पताल को पे करने का वादा करेगी, हो सकता है आखिर में उतने पैसे का भुगतान ना करे, तो क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? इंश्योरेंस कंपनीज बहुत और तरीके से भी चतुराई दिखाती हैं। बहुत सारे ऐसे उपचार हैं जिनका भुगतान करने को मना कर दिया जाता है क्योंकि आपकी हिस्ट्री में कहीं पर उनको तंबाकू या अल्कोहल की हिस्ट्री मिल जाती है। परिवार बहुत बड़े बड़े अमाउंट की इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदते हैं इस आशा के साथ कि इससे जो अस्पताल का और जो दवाइयों का भारी भरकम बिल है उससे उनको राहत मिलेगी। लेकिन ये सदा सत्य हो जरूरी नहीं है। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ, इसलिए मैं कैंसर के उपचार में आने वाली दवाइयों के खर्चे के बारे में आपको अच्छे से बता सकता हूँ। बहुत सारी, यदि ज़्यादातर नहीं तो इंश्योरेंस पॉलिसीज जो सबसे महंगा ट्रीटमेंट का पार्ट होता है उसका भुगतान करने से मना कर देती हैं, क्योंकि जो इंश्योरेंस पॉलिसी में उनका एग्रीमेंट है उसके अंदर बड़े छोटे अक्षरों में फाइन प्रिंट में ये लिखा होता है कि इम्यूनोथेरेपी का उपचार नहीं मिलेगा, और इम्यूनोथेरेपी ही उपचार का सबसे महंगा भाग होती है। तो जो आपने अपने परिवार की इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है, कृपया उस इंश्योरेंस पॉलिसी में इस चीज़ की जाँच करेगा। उसमें तो ऐसा नहीं लिखा है। जो अस्पतालों का संगठन है AHPI, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया, उन्होंने बजाज एलियंस इंश्योरेंस कंपनीज के पॉलिसी होल्डर्स का 1 सितंबर 2025 से कैशलेस उपचार ना करने की धमकी दी थी। उसका कारण ये था कि जो उनके रेट्स थे वो रेट्स उनके रिवाइज नहीं किए गए थे। जो वो अस्पताल कहते थे कि ये आउटडेटेड हो चुके हैं, अब इनसे खर्चा नहीं निकल रहा है, और जो अमाउंट उसमें भी है उसका भी भुगतान बहुत देर से किया जा रहा था। अब उसके बाद बजाज एलियंस और AHPI के बीच में वार्ता हुई और इंश्योरेंस ने, जो बजाज एलियंस कंपनी है, उन्होंने वादा किया कि वो इन रेट्स को फिर से नेगोशिएट करेंगे और इसके बाद जो कैशलेस उपचार हैं वो फिर से आरंभ हो गए हैं। जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने वादा किया है कि वो 29 सितंबर तक एक प्रॉपर एक्शन प्लान बना के देगी कि आगे वो किस तरह करेंगे। ये तो अब हुआ है। इससे पहले भी कई अस्पतालों ने 2 बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज का कैशलेस का जो एम्पैनलमेंट था उसको सरेंडर कर दिया कि हम इनका कैशलेस उपचार नहीं कर पाएंगे, और उसका कारण यही था कि जो उनके पैकेजेस थे उन पैकेजेस से इलाज का खर्चा नहीं निकल पा रहा था। दूसरी तरफ निवा बुपा इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ समय पहले मई 2025 में मैक्स हॉस्पिटल की चेन के साथ अपना जो उनका एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट के एक्सपायर होने के बाद मैक्स हॉस्पिटल चेन में कैशलेस उपचार मना करने की धमकी दी। जो रोगी थे वो उसके बाद भी अपना वहाँ पर उपचार करा के उसका बिल जमा करके पैसा ले सकते थे। ये भी समस्या शायद अभी हल हो गई है, पर समस्या तो आई। अब इनके कारण जो हमारे मीडिया हाउसेज हैं, जो अखबार हैं, जो टीवी चैनल्स हैं, इनके अंदर एक तरीके की आपाधापी मच गई, पैनिक क्रिएट हो गया, और ये लगा कि भाई ये दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए अविश्वास का माहौल क्यों है, ये हॉस्टाइल एटीट्यूड क्यों है। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या कैशलेस ट्रीटमेंट वास्तव में इतनी बड़ी, इतनी अच्छी चीज़ है कि उसके लिए मीडिया में इतना गर्मागर्म डिस्कशन हो। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जब हम कैशलेस उपचार की बात करते हैं तो क्या ये वास्तव में कैशलेस होता है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है तो उसको ये लगता है कि कैशलेस उपचार का मतलब ये है कि आप अस्पताल में जाइए, अपनी इंश्योरेंस कंपनी के अपनी पॉलिसी के कागज़ दीजिए, और पॉलिसी के कागज़ देने के बाद उपचार करा के घर वापस आ जाइए, इंश्योरेंस कंपनी अस्पताल को पेमेंट कर देगी।
क्या ऐसा वास्तव में होता है, या हमें इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के बाद भी परिवारजनों के उपचार के लिए कुछ पैसा बचाकर रखना चाहिए? क्या जो इंश्योरेंस कंपनी से लोगों की अपेक्षाएं हैं वो अनरियलिस्टिक है, उनको पूरा कर पाना संभव नहीं है? और आखिर में एक बात ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो क्या हम वास्तव में पैसा बचा पाते हैं, या हम कभी कभार उपचार में जितना पैसा लेते हैं उससे ज़्यादा पैसा इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम में भर देते हैं? क्या इंश्योरेंस कंपनी जितना पैसे का आपने प्रीमियम दिया है वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको पे करने के लिए तैयार है? इन सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे और एक बात और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों काफ़ी डॉक्टर्स, खास तौर पे जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, वो कैशलेस में उपचार करने से मना कर देते हैं। तो आइए एक एक करके इन पर चर्चा करते हैं। जो पाश्चात्य जो मानक हैं उनके हिसाब से किसी भी कम्युनिटी या किसी भी देश की हेल्थ सिक्योरिटी, उसका जो एक तराजू है वो ये है कि उनकी आबादी का कितना प्रतिशत इंश्योर्ड है, कितने लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इस तराजू से अगर तोलें तो जिस व्यक्ति के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है उसका स्वास्थ्य सुरक्षित नहीं है, वो खतरे में है। लेकिन यदि हम सारी बातों को पाश्चात्य मानकों से ही तोलें तो उनके यहाँ पर किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी देश के लिए उनके पोषण का जो नापने का तरीका है वो ये है कि प्रति व्यक्ति मांस का कंजम्पशन कितना है, प्रति व्यक्ति कितना मांस खाया जा रहा है। और यदि मांस का कंजम्पशन कम है तो इसका मतलब ये है कि वह जो समाज है वह कुपोषित है, उसका जो न्यूट्रिशन, जो पोषण का स्टेटस है वो ठीक नहीं है। इस क्राइटेरिया को यदि हम माने, यदि हम इन तराजुओं से तोलें तो जो मुझ जैसे शाकाहारी लोग हैं वो तो हमेशा कुपोषित ही माने जाएंगे। तो इसका अर्थ ये है कि जो पाश्चात्य तराजू हैं जरूरी नहीं कि वो हमेशा पूरी तरह से सही हों। बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं, मेरे तो ज़्यादातर जो रोगी हैं वो अनइंश्योर्ड हैं, उनके पास इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं होती हैं, और लेकिन वो सभी अपना उपचार पूरा करा पाते हैं। तो इसका मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होगी तो व्यक्ति बीमारी से मर जाएगा, ये सत्य नहीं है। कम से कम हमारे देश में तो सत्य नहीं है। जब पाश्चात्य देशों में सभी का उपचार इंश्योरेंस कंपनी से किया जाता है, इंश्योरेंस कंपनी ही सारा भुगतान करती हैं, तो जो तथाकथित विकसित देश हैं उनमें एक समस्या ये आती है कि कोई भी उपचार केवल तभी किया जा सकता है जब वह उपचार इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूव्ड हो। यानी अगर उपचार इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूव्ड नहीं था तो वो उसका पैसा नहीं देंगे। इसका मतलब यदि डॉक्टर को लगता है कि इससे मदद मिल सकती है किंतु वह उस पर्टिकुलर बीमारी के अंदर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उस उपचार के लिए लिस्ट में, अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है, तो उसका पैसा नहीं मिलेगा। क्यों है ऐसा? इसलिए क्योंकि मरीज भुगतान नहीं कर रहा है। इसीलिए जो उपचार के बारे में अंतिम निर्णय है वो भी मरीज या डॉक्टर नहीं ले रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी की जो पॉलिसीज हैं उनसे डिसाइड हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि भारी भरकम मोटी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के बाद भी यह आवश्यक नहीं है कि आपको सर्वोत्तम उपचार मिल पाएगा। जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो पाश्चात्य समाज है, वो परंपरागत रूप से उपभोगवादी रहा है। उनके यहाँ पर जो वर्तमान है उसी की चिंता की जाती है, और सबसे पहले हमारे देश में क्रेडिट कार्ड यानी भविष्य की आमदनी को आज खर्च कर लेना, ये कंसेप्ट भी पश्चिम से ही आया है। तो उनके यहाँ पर यदि कोई बीमार हो जाए तो इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा अपनी जेब से उपचार कराने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि बाकी सब पैसे खर्च कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब उनके यहाँ पे नो इंश्योरेंस मतलब नो ट्रीटमेंट। दूसरी तरफ जो तथाकथित गरीब देश हैं जैसे हमारा देश है, वो हमेशा से सेविंग पर केंद्रित रहे हैं, बचत पर केंद्रित रहे हैं। हमारे देश ने, जैसे अभी हाल ही में वुहान कोरोना वायरस की महामारी आई थी, इस तरह की बहुत सारी समस्याओं को झेल लिया क्योंकि लोगों के अंदर बचत करने की आदत थी। और ये जो बचत करने की आदत है, इस आदत के कारण ही हमारा देश बहुत सारे युद्ध और बहुत सारी बंदिशें, बहुत सारे सैंक्शंस को भी झेल गया, उनसे सकुशल आगे निकल आया। इसके अलावा जो परिवार की परिकल्पना है, उसके कारण यदि परिवार का कोई एक भी सदस्य संकट में होता है तो परिवार के सारे सदस्य उसकी मदद करते हैं, और कई बार तो एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि रिश्तेदार भी मदद करते हैं। अब अगला सवाल ये आता है कि क्या इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर हम वास्तव में पैसा बचा पाते हैं? क्या इंश्योरेंस कंपनीज इसलिए लोगों का बीमा करके इलाज करती हैं क्योंकि वो जनता का भला करना चाहती हैं, चैरिटी करना चाहती हैं, या यह सिर्फ एक व्यक्ति के डर, उसकी सोच को मैनिपुलेट करके, बाजीगरी करके पैसा कमाने का तरीका है? आइए इसका भी विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हमें एक बात समझनी होगी कि जो कैशलेस ट्रीटमेंट है वो शायद ही कभी पूरी तरह कैशलेस होता है। ऐसा नहीं होता कि आप अस्पताल में गए, आपने कुछ पैसा नहीं दिया और आप डिस्चार्ज होकर आ गए। जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं
और जो उनके टीपीएज यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर जो वास्तव में भुगतान करते हैं वो काफ़ी सारे डिस्पोजेबल्स को रिम्बर्समेंट में से या कैशलेस ट्रीटमेंट में से एक्सक्लूड कर देते हैं, डिसअलाउ कर देते हैं कि जी इनका पैसा भरना पड़ेगा। प्लस कुछ पॉलिसीज़ के अंदर को पेमेंट की शर्त होती है। को पेमेंट का मतलब ये है कि जिस समय पॉलिसी ली गई है उस समय पॉलिसी खरीदने वाला ये वादा करता है कि जो भी बिल होगा उसका कुछ प्रतिशत वो पे करेगा। अब ये तब भी पे करेगा जबकि वो कैशलेस ट्रीटमेंट करा रहा है। ज़्यादातर लोग ये को पेमेंट वाली पॉलिसी खरीद लेते हैं, इनमें फंस जाते हैं, क्योंकि जिस समय वो पॉलिसी खरीद रहे होते हैं उस समय उनको ये दिखता है कि इसका प्रीमियम कम है। ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ हैं उनके अंदर शहर के हिसाब से कमरे का किराया और डॉक्टर के चार्जेस, इन पर एक सीमा है, एक कैपिंग है। तो यदि आपके शहर में रूम रेंट की कैपिंग 3,000 रुपये की है आपकी पॉलिसी में, तो यदि आप 4,000 रुपये वाला कमरा लेना चाहते हैं तो आपको ऊपर का 1,000 अपने पास से भरना पड़ेगा। तो हो सकता है कि रूम रेंट, डॉक्टर के चार्ज की कैपिंग, को पेमेंट और डिस्पोजेबल ये सब मिला के आपको इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा दिया जा रहा है उसके अलावा भी बिल का कुछ भाग अपनी जेब से भरना पड़े। एक समस्या और है कि जब कोई अस्पताल किसी इंश्योरेंस कंपनी से कैशलेस उपचार के लिए पैनल में आता है, एम्पैनल्ड होता है, तो कई बार वो इंश्योरर्स को, इंश्योरेंस कंपनी को डिस्काउंट का वादा करते हैं। यानी कि अगर उनका बिल एक पर्टिकुलर अमाउंट का होगा तो वो उसका एक फिक्स परसेंटेज काट के बाकी का पैसा लेंगे। कुछ जगह पर, काफ़ी जगह पे नहीं पर कुछ जगह पर जो रोगी है उसको ये डिस्काउंट वाला पैसा भी भरने के लिए कहा जाता है। एक और परिस्थिति है जो ज़्यादातर लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते टाइम पता नहीं होती है और जब इलाज का समय आता है तो वो ठगा हुआ महसूस करते हैं। वो पॉलिसी ये है कि आजकल ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज ने उपचार के लिए, अलग अलग उपचार के लिए फिक्स्ड पैकेज बना दिए हैं। हर उपचार का पैकेज अलग है और ये समस्या आयुष्मान भारत आने के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसको मैं अपने खुद के उदाहरण से बता सकता हूँ कि मेरे पास 5 लाख रुपये का फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस था, जिसमें कि कोई क्लेम ना लेने की वजह से 1.5 लाख रुपये का नो क्लेम बोनस था। यानी कि कुल मिलाकर इंश्योरेंस पॉलिसी की लिमिट 6.5 लाख रुपया थी। लेकिन जब मेरा खुद का किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ तो सिंगल ऑक्यूपेंसी यानी प्राइवेट रूम के अंदर जो अस्पताल के लिए पैकेज था वो मात्र 28,000 रुपये का था कि अस्पताल को इस ऑपरेशन का सिंगल रूम में 28,000 रुपया मिलेगा और इस 28,000 रुपये में ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की चार्जेस हैं, जो बेहोशी करने वाले डॉक्टर साहब हैं उनके चार्जेस हैं, कमरे का किराया है और दवाइयाँ भी इसी के अंदर हैं। तो जो 6.5 लाख रुपये का सम इंश्योर्ड है, 6.5 लाख रुपये की इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके बाद भी अस्पताल को इस ऑपरेशन का मात्र 28,000 रुपया मिलेगा। जो 6.5 लाख रुपया है वो एक टोटल अमाउंट है जो पूरे साल में मैं या मेरा परिवार सारे प्रोसीजर मिला के ले सकता है, लेकिन अलग अलग प्रोसीजर के लिए अलग अलग पैकेजेस हैं। तो इसका मतलब 10 लाख रुपये की अगर आपने पॉलिसी ले रखी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी 3 स्टार हॉस्पिटल में जाएंगे और वहाँ पर बेस्ट ट्रीटमेंट फ्री में करा के आ जाएंगे या इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू कैशलेस में करा के आ जाएंगे। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर कि इंश्योरेंस कंपनीज को ये पूरा का पूरा 6.5 लाख रुपया या 10 लाख रुपया देना पड़ सकता है। वो परिस्थिति ज़्यादातर इमरजेंसीज होती हैं, फिर चाहे वो हार्ट अटैक जैसी मेडिकल इमरजेंसी हो या एक्सीडेंट जैसी सर्जिकल इमरजेंसीज हो। लेकिन जो भी प्रोसीजर प्लान करके किए जाते हैं, चाहे वो हर्निया का ऑपरेशन है, चाहे वो कैंसर का ऑपरेशन है, चाहे वो पथरी का ऑपरेशन है, कुछ भी है उनके लिए, या आँख का ऑपरेशन है, लेंस पड़ना है किसी की आँख में, इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंदर फिक्स्ड पैकेजेस हैं। तो जो अपर लिमिट है वो रहेगी, लेकिन इस प्रोसीजर का इतना ही मिलेगा। अब इस तरह के पैकेज बनाना आयुष्मान भारत या दूसरी जो सरकार की योजनाएं हैं, CGHS, ECHS, उनमें तो एक बार को समझ में आता है, लेकिन ये इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंदर मेरे हिसाब से सही नहीं है। उसका कारण है कि सरकार जब किसी को आयुष्मान योजना का लाभ देती है या CGHS का लाभ देती है या ECHS स्कीम का लाभ देती है तो वो 1 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी के लिए 5,000 रुपया सालाना इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज नहीं करती है। दूसरी तरफ 10 लाख रुपये का कैशलेस ट्रीटमेंट, ये सपना बहुत भारी भरकम प्रीमियम पर लोगों को बेचा जाता है। जो समस्याएं हैं वो यहाँ खत्म नहीं होती हैं। पिछले 2-3 सालों में एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से आरंभ हुई है। वो प्रवृत्ति ये है कि जो भर्ती के समय अप्रूव्ड अमाउंट है उसको भी डिस्चार्ज के समय भुगतान करने से मना कर देना। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जब कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है तो उस समय उसका एक एस्टिमेट, एक अंदाज़ा बनाया जाता है कि इसका लगभग इतना खर्चा बैठेगा। वो एस्टिमेट इंश्योरेंस कंपनी को भेजा जाता है और इंश्योरेंस कंपनी उसके हिसाब से जो पैसा अप्रूव करती है उसको इनिशियल अप्रूवल, प्रारंभिक अनुमति कहते हैं। अब उसके बाद जब इलाज वास्तव में हो जाता है
तो उस समय पूरे के पूरे इलाज की विस्तार से जानकारी और साथ में सारे के सारे बिल इंश्योरेंस कंपनी को भेजे जाते हैं और उनको वास्तविक खर्चा बताया जाता है और उसके बाद जो पैसा अप्रूव होता है उसको फाइनल अप्रूवल कहते हैं। और फाइनल अप्रूवल वो अमाउंट है जो कि इंश्योरेंस कंपनी एक्चुअली भुगतान करेगी। पहले ये होता था, आज से 7-8 साल पहले, कि जो इनिशियल अप्रूवल थी उसके बाद जो फाइनल अप्रूवल आती थी वो ज़्यादातर इनिशियल अप्रूवल से ज़्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि इनिशियल जो अप्रूवल है वो प्रोविजनल है, वो कच्चा एस्टिमेट है, और जो फाइनल बिल भेजा गया है उसके अंदर सारे बिल हैं, सारी डिटेल्स हैं। तो उसका क्योंकि बिल का सपोर्ट है, बिल का सपोर्ट होने के कारण वो फाइनल अमाउंट ज़्यादा होता था इनिशियल अप्रूवल से। लास्ट 2-3 सालों में क्या हुआ है कि जो फाइनल अप्रूवल है कई बार वो इनिशियल अप्रूवल से कम होती है, उसके लिए एक या दूसरा बहाना बना दिया जाता है। अब ये कितनी गंभीर समस्या है इसको हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए परिवार का जो मेन सदस्य है, जो कमाने वाला है, उसको अपना कोई प्रोसीजर कराना है, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना है, हर्निया का ऑपरेशन कराना है, या फॉर दैट मैटर कुछ भी इलाज कराना है। वो अस्पताल में भर्ती होता है और उसकी भर्ती के समय इंश्योरेंस कंपनी वादा करती है कि आपको 1 लाख रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा, उपचार करा लीजिए। जब उसका उपचार हो जाता है, उसकी छुट्टी का समय आता है, उस समय इंश्योरेंस कंपनी से मैसेज आता है कि जी 1 लाख नहीं 80,000 रुपये मिलेगा। अब उस व्यक्ति को ऊपर के 20,000 रुपये की व्यवस्था करनी है, लेकिन जो व्यवस्था करने वाला व्यक्ति है वो खुद बीमार है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है। ज़्यादातर जो हॉस्पिटल हैं वो जब तक फाइनल अप्रूवल ना आ जाए तब तक मरीज को घर नहीं जाने देते, बेशक उसके डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हों। और उसका कारण है जो फाइनल अप्रूवल है वो हमने देखा इनिशियल अप्रूवल से कम हो सकती है। इसके कारण एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि मरीज घर जाने के लिए लेट हो जाते हैं, क्योंकि कई बार जितने भी पैसे की फाइनल अप्रूवल आनी है उसको आने में समय लग जाता है। तो यदि 1 लाख की जगह 80,000 की अप्रूवल है, तो अगर दिन में 12 बजे उसको भेजा गया है तो हो सकता है कि उसकी फाइनल 80,000 की अप्रूवल रात को 8 बजे आए और मरीज को रात को 8 बजे बताया जाए कि आप 20,000 की व्यवस्था और करिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है। अब हम इस प्रश्न पर आते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर, खासतौर पर जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, वो कैशलेस में उपचार करने को क्यों मना कर देते हैं। बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो कैशलेस उपचार वाले मरीज होते हैं उनमें ज़्यादातर जो मेडिकल स्टोर हैं वो इस बात पर अड़ जाते हैं कि हम इन मरीजों को जेनरिक दवाइयाँ ही देंगे, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन जो होती है उसके अंदर उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। जितनी भी दवाइयाँ हैं उनको जब इंश्योरेंस कंपनी को बिल भेजा जाता है तो उनकी बिलिंग MRP पे होती है। इससे क्या होता है कि जो अस्पताल है वो जो इंश्योरेंस कंपनी का पैकेज है उस पैकेज का ज़्यादातर हिस्सा अपने पास रोक पाता है, क्योंकि उसमें जो दवाइयाँ हैं उनकी पैसे MRP पे लगे हैं। मैंने खुद देखा है कि कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी के कैशलेस पेशेंट को अस्पताल की फार्मेसी जो ओरिजिनल रिसर्च मॉलिक्यूल है, यानी जिस कंपनी ने उस दवाई को रिसर्च करके बनाया था जो ओरिजिनल है, उसको देने के लिए मना कर देती है। ये कहते हैं कि साहब इसमें केवल 5% का मार्जिन है, तो इसलिए ये हम कैशलेस वाले पेशेंट को नहीं दे पाएंगे। जब पेशेंट का कैशलेस उपचार हो रहा होता है तो ज़्यादातर जो परिवार होते हैं उनकी रुचि इस बात में होती है कि हमारा इलाज कैशलेस हो रहा है, तो वो ब्रांड के बारे में बहुत ज़्यादा, दवाई के ब्रांड के बारे में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं होते, बहुत ज़्यादा उस पर जोर नहीं देते। तो जो कई बार, कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेशेंट को दवाइयाँ मिली हैं वो संदेहास्पद क्वालिटी की हैं, और यदि उनसे कोई समस्या खड़ी होती है, पेशेंट की रिकवरी में प्रॉब्लम आती है, तो उसका जवाब डॉक्टर को देना होता है। और इसके अलावा जब सारी दवाइयाँ MRP पे कट चुकी होती हैं, सारे चार्जेस MRP पे काट दिए जाते हैं, तो पैकेज में जो उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा बचता है वही डॉक्टर को मिल पाता है। तो ये समझा जा सकता है कि सीनियर डॉक्टर जो होते हैं वो क्यों मना कर देते हैं कैशलेस में पेशेंट का इलाज करने में। अब जो आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं वो तो गरीब हैं, तो उनको उपचार करने के बाद यदि पैसा कम मिले या ना भी मिले तो ये संतुष्टि रहती है कि हमने किसी गरीब आदमी के लिए अच्छा काम किया। जो ECHS है, जो कि भूतपूर्व सेना जो सैनिक हैं उनकी उपचार की स्कीम है, उसके अंदर जो पैकेजेस हैं वो इतने कम हैं कि उनमें काफ़ी बार खर्चा भी नहीं निकल पाता है, तब भी उनमें उपचार किया जाता है, क्योंकि जो हमारी सशस्त्र सेनाएं हैं उन सेनाओं के लिए सम्मान के कारण उसका उपचार किया जाता है। मैं अपना खुद का उदाहरण बताता हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट थे करीब 7-8 साल पहले, जो कि लंगड़ा के चल रहे थे। तो मैंने पूछा, बाबा जी आप लंगड़ा के क्यों चल रहे हैं? तो बोले पता नहीं कौन सी लड़ाई बता रहे थे, बोले पाकिस्तान से जब वो लड़ाई हुई थी उसमें इस पैर में गोली लगी थी, तब से मैं लंगड़ा के चलता हूँ। तो इस तरह का रोगी यदि किसी के पास भी आएगा तो वो उसका मुफ्त में भी उपचार करेगा, लेकिन इस तरीके का कोई मोटिवेशन जो हमारे इंश्योर्ड पेशेंट हैं, जो प्रीमियम भर के इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रहे हैं, उनका उपचार करते समय नहीं होता। तो इस कारण वरिष्ठ डॉक्टर बहुत बार मना कर देते हैं कि भाई हम उपचार नहीं करेंगे। अब जब दवाइयों की बिलिंग MRP पे होती है तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी इंश्योरेंस की सीमा है, जो लिमिट है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, और ख़त्म होने के बाद हो सकता है कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी होने के बाद भी कुछ पैसा भरना पड़े, क्योंकि आपकी लिमिट तो एग्जॉस्ट हो गई है दवाइयों के MRP में। तो जो फार्मेसी हॉस्पिटल में होती है वो कैशलेस पेशेंट से सबसे ज़्यादा खुश होती है,
क्योंकि उनकी दवाइयाँ जितने की आती हैं, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसका उनको कई बार 4 गुना 5 गुना पैसा मिल जाता है, क्योंकि पेशेंट इंश्योर्ड है और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको पैसा एमआरपी पे दिया जाएगा। इसके अलावा वो नॉन अलाउेबल कि भाई इन दवाइयों का पैसा इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है, ये कहकर भी ये ठीक ठाक अमाउंट मरीज से कैश में जमा करा लेते हैं। कई बार कुछ मामलों में हॉस्पिटल कैशलेस वाले पैकेज वाले जो पेशेंट होते हैं उनके उपचार के समय अपेक्षाकृत युवा डॉक्टरों को बुलाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो यंग डॉक्टर्स हैं, उनके चार्जेस कम हैं। जो अनुभवी डॉक्टर हैं उनके चार्जेस ज़्यादा, उनको नहीं बुलाते हैं, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने इलाज का फिक्स अमाउंट का पैकेज बनाया हुआ है। एक बात और समझने की, अभी हमने बात की कि आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में इंश्योरेंस कंपनी को ज़्यादातर पूरा पैसा देना पड़ता है। यहाँ पर एक बात समझने की है कि किसी भी बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल के अंदर यदि मरीज आईसीयू में भर्ती होता है तो उसके उपचार का खर्चा लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया रोज का होता है। तो इस परिस्थिति में आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की जो लिमिट है वो ज़्यादातर मामलों में 1 हफ्ते के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगी, और उस परिस्थिति में फिर आपको अपने पास से पैसा भरना पड़ेगा। एक बात हम और समझें कि किसी भी व्यक्ति को इंश्योरेंस कंपनी से उपचार के लिए पैसा लेने की आवश्यकता तब पड़ेगी जब उसकी आयु बढ़नी शुरू हो जाएगी। उसका कारण ये है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है शरीर में रोग दिखने लगते हैं, और आयु बढ़ने के साथ काफ़ी बार जो व्यक्ति की आय है वो भी कम होने लगती है। तो इंश्योरेंस कंपनी से पूरा प्रयास करती हैं कि जो इस तरह के मरीज हैं, जो ज़्यादा आयु वाले हैं, उनको इंश्योरेंस पॉलिसी से बाहर रखा जाए। जो युवा हैं, जिनको कि बहुत कम संभावना है इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरत पड़ने की, पैसे की ज़रूरत पड़ने की, उनको कम प्रीमियम का लालच देकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ता चला जाता है, और कभी कभी बहुत ऊपर के लेवल तक पहुंच जाता है। जैसे मेरे खुद के पिता की इंश्योरेंस पॉलिसी में 1 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी जो पिछले 30 सालों से चल रही थी, जब उनकी आयु 70 साल की हुई तो उनसे कहा गया कि इसका 1 साल का प्रीमियम 27,500 रुपया होगा। 1 लाख रुपये के रिन्यूअल का प्रीमियम 27,500 रुपया। उनकी खता क्या थी? खता ये थी कि उनकी आयु 70 साल हो गई थी, और पिछले साल में उन्होंने अपनी आंख के ऑपरेशन के लिए, कैटरेक्ट के ऑपरेशन का पैसा ले लिया था, जो वास्तविक खर्चा हुआ था उसके आधे से कुछ ही ज़्यादा था, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया था, प्लस आपकी आयु 70 साल हो गई है, तो अब आप 1 लाख रुपये का कवर लेने के लिए 27,500 रुपये भरेंगे। इंश्योरेंस कंपनीज एक काम और करती हैं कि वो जो ज़्यादातर इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि चश्मा है, इसको इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि एक थोड़ा भी ठीक सा चश्मा 8 से 10,000 रुपये का बनता है, और इसको हर 6 महीना बाद चेंज करना पड़ता है। अब इन सब बातों से हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, वो आपके जो जीवन के नॉर्मल इवेंट्स हैं उनके लिए नहीं है। वो सिर्फ एक ऐसी परिस्थिति के लिए है जिसके बारे में आप अभी जानते नहीं हैं, जिसको अनफोर्सीन परिस्थिति कहते हैं, आकस्मिक है। तो इसके चलते जो आपकी अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं भी रियलिस्टिक होनी चाहिए। अब इस सारे विमर्श के बाद ये प्रश्न आता है कि क्या इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, और किस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लिया जा सकता है। मैं इतने सालों से, लगभग पिछले 16-17 सालों से अपने पेशेंट्स में इंश्योरेंस कंपनीज को पेमेंट करते देख रहा हूँ, तो अपने उस अनुभव के आधार पर मैं कुछ बातें बता सकता हूँ। पहली बात, लगभग कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन में जितना प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को भरता है उतना पैसा वापस नहीं ले पाता है। तो इसके चलते इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से आपको नेट लाभ होगा, इसकी संभावना कम रहती है। इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी तो लीजिए, लेकिन एक ठीक ठाक डिसेंट अमाउंट की लीजिए, लाखों में सालाना प्रीमियम ना भरिए। इंश्योरेंस पॉलिसी केवल इमरजेंसीज के लिए होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं में आप पूरा फायदा उठा पाते हैं। ये ना सोचें कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आपने अपने पूरे के पूरे परिवार के स्वास्थ्य का जिम्मा किसी और को सौंप दिया, उसको आउटसोर्स कर दिया। इसलिए अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, उनकी बीमारी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद भी एक ठीक ठाक सा पैसा सुरक्षित रखें, जिसको कि ज़रूरत के समय इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो किसी भी बीमारी को छुपाएं नहीं, अपनी स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन की आदत को छुपाएं नहीं, क्योंकि ये एक मिस्टेक, यदि आपने कुछ छुपा के पॉलिसी ली तो हो सकता है कि आपने जितने प्रीमियम भरे और सारे के सारे प्रीमियम वेस्ट हो जाएं, ज़रूरत के टाइम पे आपकी पॉलिसी आपके काम नहीं आए। और वैसे भी आप यदि छुपाते भी हैं तो जिस समय पैसा लेने की बारी आती है उस समय इंश्योरेंस कंपनी इन हिस्ट्रीज को ढूंढ के निकाल लेती है, और आपने झूठ बोल के पॉलिसी ली और ज़रूरत के समय पैसा नहीं मिला तो सारी की सारी पॉलिसी वेस्ट हो गई। तीसरा जो एक प्रिकॉशन है, जो सावधानी है, वो ये है कि यदि संभव हो तो जहाँ तक हो सके कैशलेस उपचार से बचें। आप अपने पास से भुगतान करिए, इससे आपको ज़्यादातर जगह पर डिस्काउंट मिलेगा, और उसके बाद जो आपके बिल हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी को दीजिए, इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देगी। जितने भी थोड़े से भी ठीक हॉस्पिटल हैं वो आप मांगें या ना मांगें,
आपके बिल जनरेट करती हैं सारे भुगतान के और आपको बिल देती हैं। यदि नहीं दे रही हैं तो आप बिल मांग सकते हैं, आपका अधिकार है किसी भुगतान के लिए उसका बिल लेने का। तो इस तरीके से यदि आप उपचार करा पाते हैं, यदि करा पाते हैं, तो ये सबसे अच्छा तरीका है जिससे कि आप दवाइयों की और उपचार की क्वालिटी सुनिश्चित कर सकेंगे। और जो बढ़े हुए इन्फ्लेटेड बिल्स हैं, दवाई की कॉस्ट प्राइस का 5 गुना बिल, उस तरह के बिल से आप बच सकेंगे। और इस तरह जो आप इंश्योरेंस की लिमिट बचा पाएंगे वो आपके बुरे वक्त में काम आ सकती है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, जो कि कोई भी एम्प्लॉयर जो होता है वो अपने कर्मचारियों के लिए खरीदता है, वो ज़्यादातर बहुत उत्तम होती हैं बजाय जो इंडिविजुअल पॉलिसी आप इंश्योरेंस कंपनी से खरीदते हैं उसके मुकाबले। क्योंकि एक तो जो हर दूसरी बीमारी को प्री एग्जिस्टिंग पहले से थी ये कह के जो डिक्लाइन कर देने का ड्रामा है, ये कॉर्पोरेट इंश्योरेंस में नहीं होता। जो वहाँ से पैसे मिलते हैं, रिम्बर्समेंट आते हैं, वो जनरली अच्छे अमाउंट के आते हैं और ज़्यादातर कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ में पैसा लेने में ज़्यादा समस्या भी नहीं आती है। उसका एक कारण है कि जिस इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी बेची है वो डरती है कि किसी एक भुगतान में अगर उन्होंने ज़्यादा समस्या खड़ी कर दी तो हो सकता है कि 1000-2000 की पॉलिसी वाली जो कंपनी है वो अगली बार पॉलिसी किसी और कंपनी से खरीद ले। तो कुल मिला के यदि हम अंत में देखें तो हमें ये बात समझनी होगी कि अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के बाद भी बुरे दिन के लिए, उपचार के लिए पैसा बचा कर रखें और जो कैशलेस ट्रीटमेंट है उसको प्रैक्टिकली फ्री ट्रीटमेंट ना समझ के चलें। आपात स्थिति के अलावा कभी भी जहाँ तक संभव हो अपने उपचार के लिए डॉक्टर का चयन भर्ती होने से पहले खुद करें और यदि संभव हो, यदि आपका बजट परमिट करे तो कैशलेस उपचार से बचें। इस सब के साथ ही मैं आप सभी को एक स्वस्थ और सुखी जीवन की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।